वीडियो में आपको कोई मात्रा लगानी है, 5 नियम देखे थे। आइए 5 नए नियम देखते हैं मात्रा लगाने के हैं। बिल्कुल आसान से है। इसका ये छठा नियम है, बहुत कम शब्द अपने आप यहाँ हिंदी में मिलते हैं। तो ये है कि विसर्ग से पूर्व का वर्ण यदि लघु हो, ठीक है, तो उसकी मात्रा भी गुरु हो जाती है। बिल्कुल आसान से एक दो उदाहरण 3 उदाहरण बोलते, बाकी हिंदी में जरा इसके उदाहरण है। जैसे प्रातः लिखा है, विसर्ग लगा है, विसर्ग से पहले लघु है। सामान्य नियम क्या है, लघु वर्ण है तो लघु मात्रा होनी चाहिए, लेकिन इधर विसर्ग लगा, विसर्ग से पहले अगर ये लघु है तो इसकी मात्रा भी गुरु हो जाएगी। ये आपका छठा नियम है, ठीक है। प्रातः लिखा, प्रा में तो गुरु लगेगा ही लगेगा, और ता विसर्ग होने के कारण गुरु हो जाएगा। अगर विसर्ग नहीं होता तो ता का लघु मात्रा होगी। इसी प्रकार से अगला शब्द लिखा हुआ प्रायः, यहाँ तो गुरु आपका रहेगा ही रहेगा। आगे या यद्यप लघु है, छोटा है, लेकिन आगे विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगा होने के कारण जो है इस विसर्ग से पहले का वर्ण लघु है, फिर भी इसकी मात्रा गुरु होगी। ये नियम रहेगा। तो अगर छंद कहीं आपको अभी देखेंगे उदाहरण, उनमें से कहीं ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो विसर्ग से पहले का वर्ण अगर लघु है तो भी उसकी मात्रा आपको गुरु लगानी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आइए बढ़ते हैं। अगला है 7वां नियम जो है संयुक्त अक्षर। अब इसको आप संयुक्त अक्षर कह लीजिए, संयुक्त व्यंजन ये है, इसको संयुक्त अक्षर कहा जाता है, इसको द्वित्व वर्ण भी कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं, पर सरल रूप में आप ऐसे समझिए। इसको आधा अक्षर भी आप कर सकते हो कि जैसे आधा अक्षर है, ये आगे पूर्ण वर्ण है, इधर पूर्ण वर्ण, ये आधा अक्षर है, ठीक है। अब आधा अक्षर से पहले का जो वर्ण है अगर ये लघु है, ठीक, तो इसकी मात्रा भी गुरु हो जाएगी। ये मात्रा लगाते समय ध्यान रखना है। आधा अक्षर है, आधा अक्षर से पहले का व्यंजन यदि लघु है तो इसकी मात्रा गुरु हो जाएगी। अब इसकी कोई अलग मात्रा नहीं होगी। अगला वर्ण लघु है तो लघु का, गुरु है तो गुरु होगा। ये एक नियम हो जाता है। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन आप पढ़ते हो, त्रा है, त्रा से पहले रा में छोटी की मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगी है तो ये लघु वर्ण हुआ। लेकिन अगर आगे संयुक्त व्यंजन है और उससे पूर्व का वर्ण यदि लघु है तो इसके कारण ये गुरु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे त्रा छोटे की मात्रा लगी है, ये लघु ही रहेगा, लेकिन इसके कारण ये मात्रा गुरु हो जाएगी, मतलब री की जो मात्रा होगी वो गुरु हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ लिखा गया है संयुक्त अक्षर, ठीक है। ये संयुक्त अक्षर है, इसको द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। जब समान वर्ण बगल बगल रहे, एक व्यंजन में स्वर न रहे तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो ऐसी स्थिति हो तब, और अगर इस तरह संयुक्त व्यंजन लिखा है तो यहाँ भ्रष्ट देखो लिखा है आधा व्यंजन लिखा हुआ, इससे पहले का वर्ण छोटा आ लगा है तब भी ये गुरु होगा। आगे ये का लगभग लग रहेगा, इसका कोई मान नहीं, इसका मान इसी में सम्मिलित हो गया, इसका मान इसमें हो गया। तो ये जो आधे अक्षर बीच में लिखे रहते हैं इसकी कोई मात्रा नहीं लगती। इसीलिए जब वर्णिक छंद बनते हैं, वर्णिक छंद बनाए जाते हैं तो वहां पर वर्ण गिने जाते हैं। तो वर्ण जब गिने जाते हैं तो उसमें आधा अक्षर अगर कहीं आता तो उसको नहीं गिना जाता। जो स्वरयुक्त व्यंजन होता है केवल उसको वर्ण माना जाता है, पूर्ण वर्ण, और उसी को गिना जाता है। इसी प्रकार देखिए अगला लिखा हुआ कक्ष लिखा है, ये संयुक्त व्यंजन है, आप जानते हैं, क और मूर्धन्य से बनता है। तो इसके कारण जो ये वर्ण है ये गुरु हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये लघु है तो लघु रहेगा। और अगर एक कक्ष लिखा है, कक्षा लिखा होता है, जैसे मानिए कक्षा लिखा, तब ये गुरु हो जाएगा, तब ये भी गुरु होगा। और ये संयुक्त है, इसके कारण ये भी गुरु हो जाएगा। तो अगर कक्ष लिखा है, ठीक, तो ये मात्रा है, इसके कारण ये गुरु हो गया, ये जब का लघु है। और अगर कक्षा लिखा है तो ये भी अपना गुरु हो जाएगा, और इधर इसके कारण ये गुरु हो जाएगा। इसी प्रकार ये लिखा है, ज्ञा जानते हैं, ज्या और ज्ञा से मिलकर बना है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन से पहले का अक्षर यदि लघु है तो इसकी मात्रा भी गुरु हो जाएगी। और ये अपने में लघु है तो लघु रहेगा, गुरु है तो गुरु है। तो ये आपका 7वां नियम हो जाता है। संयुक्त अक्षर हो, संयुक्त व्यंजन हो, या आप कह सकते हो आधा अक्षर से पहले का, जो जैसे आप समझ पाए, इनसे पूर्व का वर्ण यदि लघु है तो उसकी मात्रा भी गुरु हो जाती है। ये नियम है। अगले 2 नियम बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब आप गहरा पढ़ते हो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ पढ़ते हो, री पढ़ते हो, री को छोटी री बड़ी नहीं पढ़ते हो, क्योंकि हिंदी में बड़ी री नहीं है। उसके बाद जब ए ऐ ओ पढ़ते हो तो आप ए ऐ ओ पढ़ते हो, ना कि छोटा ए बड़ा ऐ पढ़ते हो। क्यों? वो यहाँ पे देखिए, इसलिए क्योंकि ए ऐ ओ ये लघु नहीं होते हैं, ये गुरु ही होते हैं। जैसे री का गुरु रूप नहीं होता है हिंदी में, लघु ही रहता है, इसलिए आ ई छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा होगा, री पढ़ते, छोटी री बड़ी नहीं पढ़ते।
उसी प्रकार से ए ऐ ओ औ पढ़ते हुए छोटे ए बड़े ऐ ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि ये गुरु ही होते हैं। तो सामान्य नियम है कि ए ऐ ओ औ स्वरों तथा इन स्वरों से तो कोई व्यंजन है तो प्रायः, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रायः गुरु होते हैं। ये चीज शंका भी पैदा करती है, क्या कहीं कहीं नहीं होता है? तो कुछ जगहों पे नहीं होता है, वो नियम अगला हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रायः ये गुरु होते हैं, चाहे वो स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो चाहे किसी व्यंजन में लगे हो। जैसे एक लिखा है, एक ये लिखा हुआ है, इसकी मात्रा गुरु होगी, का की लघु होगी। ऐश्वर्य है, ये गुरु होगा और ये लघु, ये भी गुरु होगा क्योंकि आगे र है, आधा अक्षर ऊपर है, ये गुरु होगा, ये लघु होगा। पोखली लिखा है, ये गुरु होगा, ये लघु है, ये गुरु हो जाएगा। औरत लिखा है, ये गुरु है, लघु है, लघु कैसे होगा? अब यही मान लीजिए मात्रा लगा हुआ, जैसे अनेक लिखा है तो अनेक में ना में एक ही मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा, बाकी जो लघु है लघु ही रहेगा। सदैव लिखा हुआ है, सा लघु रहेगा, दा में एक मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा। तो चाहे ये स्वतंत्र रूप में लिखे हों इस तरीके से अथवा किसी शब्द में आए हों, मात्रा के रूप में अगर इनका प्रयोग किया गया है तो उनकी मात्रा भी प्रायः गुरु हो जाएगी। मोहन लिखा हुआ है, मोहन, गुरु लव लव। मौत लिखा है और की मात्रा लगी है, ये हो जाएगा। ये आपका 8वां नियम हो गया। क्या नियम? ए ऐ ओ औ स्वरों तथा इन स्वरों से युक्त व्यंजन की मात्रा प्रायः गुरु होती है, चाहे स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए गए हों स्वर के रूप में अथवा उनकी मात्रा के रूप में प्रयोग किए गए हों। ये हो गया। अब ये यहाँ लिखा हुआ था प्रायः गुरु होती है, तो कहीं कहीं नहीं होती। कहाँ नहीं होती? ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। इसका अगर आप सही से हम आप प्रयोग जान जाए तो कभी जो परीक्षाओं में विशेष रूप से बैठते हैं तो वहां पर ये चौपाई आई या दोहा आया तो मात्रा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, एक मात्रा कम या अधिक हो जाता है। अगर ये नियम आप ध्यान रखोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। तो वो क्या नियम है उसको आप ध्यान सुनिए। ये है किंतु से शुरू होगा। किंतु शर्तवाची शब्द है, मतलब एक शर्त होती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब। तो किंतु का शर्त क्या है? किंतु अगर ये ए ऐ ओ औ स्वरों तथा इन स्वरों से युक्त व्यंजन का उच्चारण लघु वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय के बराबर समय में किया जाए। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एक मानक से बनाइए, कोई छोटा का बोलते हैं और बड़ा का बोलिए, या छोटा च बोलिए बड़ा च बोलिए, तो जो उच्चारण किया जाएगा का च चा, क में कम समय लग रहा है, का में ज्यादा समय लग रहा है। इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है, इसमें दो मात्रा। ये उच्चारण का जो मात्रा है ऐसे समझा जाए। जो लघु वर्ण है उनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है और गुरु वर्ण के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। इसीलिए जो इन मात्राओं का मान है वो लघु का एक माना जाता है, इसका दो माना जाता है। अभी जब आपको उदाहरण समझाएंगे तो हम बताएंगे कैसे कैसे जोड़ा जाता है कि हाँ इतनी मात्राएं कैसे आई। तो जो गुरु वर्ण होते हैं उसको दो गिना जाता है और लघु जो होते हैं उसे एक गिना जाता है। तो उच्चारण भी जब किया जाता है लघु वर्ण का, तो लघु वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ये कहा जाता है कि एक मात्रा का समय लगा। और इसी प्रकार से गुरु वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ये कहा जाता है कि दो मात्रा का समय लगा। तो जब व्यंजन का उच्चारण हम करते हैं, छंद में रखा गया है, अगर उच्चारण में जो समय लगाया भले ही वो ए ऐ ओ औ स्वर है अथवा उन स्वरों से युक्त व्यंजन है, लेकिन अगर कहीं उनका उच्चारण लघु वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय के बराबर समय किया जाए, बराबर समय मतलब एक मात्रा का समय लगाया जाए, मतलब जितना समय हम छोटे वर्ण के उच्चारण लगाते हैं उतना समय हम तो बड़े वर्ण के उच्चारण में अगर लगाते हैं, उस दशा में इनकी मात्रा लघु हो जाती है। और ये बात केवल ए ऐ ओ औ इन स्वरों और इन स्वरों से युक्त व्यंजन के लिए होती है। उदाहरण से देखिए तो ये बात और स्पष्ट होगी। कैसे? जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कहेऊ, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कहेऊ, जब हम इसको कहेंगे कहेऊ तब ये मात्रा है, और इसी को कहेऊ ना पढ़ के हम कहें कहो, कहेऊ ना कहते कहो कहो, मतलब जल्दी पढ़ जाए तब इसकी मात्रा ये हो जाएगी। हाँ में एक मात्रा है लेकिन ये लघु हो जाएगी। यहाँ लिखा मनतेव, अगर हम इसको कहेंगे मनतेव तब ते की मात्रा गुरु रहेगी, और जैसे हम कहें मनत्यो जल्दी पढ़ दे कम समय में तब ते की मात्रा लघु हो जाएगी। ये लिखा है मोहि, जैसे काफ पढ़ते समय मोहि आता अवधि में मोह मुझको, तो जब हम पढ़ेंगे मोह तो मुंह की मात्रा गुरु होगी, ही की लघु होगी। हम मोहि ना पढ़ के हम कहें मोहि, तो जब मोहि कहेंगे राम से तुम्हारा पढ़ते समय खूब गड़बड़ियां यहीं पर होती हैं, तो अगर हम इसको मोहि कहेंगे तब ये गुरु है, और अगर मोहि ना कहते मोहि कहें
मोहिका, तब फिर उस दशा में इसकी मात्रा लघु हो जाएगी। अगर मनतेयो पढ़ते हैं, मनतेयो तब ये गुरु है, तो हम कहें मनत्यो, या जनत्यो तो जनत्यो पढ़े तो गुरु होगा, जनत्यो कहते तो लघु हो जाएगा। ये एक अलग प्रकार का नियम है जो सारे नियमों से अलग करता है। क्या है, फिर से आप समझिए, ए ऐ ओ औ ये स्वर चाहे स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए गए हैं अथवा इन स्वरों से जो व्यंजन है वह उसका उच्चारण लघु वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय के बराबर समय में कर दिया जाए, मतलब कम समय में किया जाए, तो इनकी मात्राएं भी लघु हो जाती हैं। अगर ये 9 नियम आप ध्यान रखते हो तो लगभग छंद शास्त्र, छंद जो मात्रा लगाने के नियम हैं वो लगभग ये स्पष्ट हो जाती हैं। इस वीडियो में बताया गया है। अब आगे जो समय मिलेगा अगले वीडियो में, तो हम आपको छंद को के परिभाषाएं, लक्षण देंगे, उदाहरण देंगे और मात्रा लगा करके आपको बताएंगे कि आखिर कैसे उसको सिद्ध किया जाता है कि हाँ इनमें ये छंद है। ठीक है।